हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का ही एक फॉर्म है, ओके। और ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो देखिए, हम इसे इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसमें इस कंटेनर में पूरा यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, गैस भरी हुई है, ओके। अब हमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को बाहर से क्या किया, एक्सटर्नल जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड किया। तो अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा और इसका जो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो इसके तापमान में भी इंक्रीमेंट होगा। तो अब ये क्या होगा, पिस्टन, ये जो पिस्टन है इस पे ऊपर ये पिस्टन लगा है, तो ये क्या होगा, देखिए इस वाले केस में ये पिस्टन जो है खिसक के यहाँ पे ऊपर चला आया। हुआ क्या कि बाहर से हमने हीट एनर्जी दिया, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसने मतलब जो भी हीट दिया गया था उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा और ये जो पिस्टन है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओके। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि ये जो खिसका, ये यहाँ पर कुछ काम हुआ और ये वर्क जो हुआ वो किसने किया, ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है इसने वर्क किया, ओके। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क हुआ वो क्या है, W है, ओके। अब देखिए, जो हीट हम एक्सटर्नल इसे प्रोवाइड कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल को, उसमें कुछ भाग हीट का जो है वो वर्क डन मतलब पिस्टन को ऊपर ले जाने में खर्च हो गया और कुछ जो पार्ट हीट का है ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। यानी कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, यू आई हम मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, यू फाइनल, ओके। फाइनली इसका इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, यू फाइनल से इसे डिनोट कर दिए। तो अब अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे समझेंगे तो ये क्या होगा, यू डेल्टा यू इक्वल्स टू यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ओके। अब देखिए, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब बहुत ही इंटरनल का मतलब हुआ आंतरिक जो एनर्जी है वो किस किस एनर्जी का जो है वो एडिशन होगा। अब इसको यहाँ पे इस तरह से समझते हैं, देखिए हीट प्रोवाइड हुआ तो इस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। अब अगर ये गैस के मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक ना हो करके मान लीजिए डाया एटॉमिक है या ट्राया एटॉमिक है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएंगी। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे मैं आई ई से डिनोट करती हूँ इसे, तो यहाँ पे होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गैस के मॉलिक्यूल ये हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगा। अब अगर एक एग्जांपल से हम समझें कि मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 हमने ले लिया, तो इसके मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होंगे। अब ये जैसे ही इसे हीट मिलेगा तो ये क्या करेंगे, अपने ही पोजीशन पर ये वाइब्रेशन भी करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। कभी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी और कभी क्या होगी, ये बहुत पास पास भी आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर ये इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये इसका क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इनमें होगा, ओके। तो यानी कि जो ये इंटरनल एनर्जी है वो सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके।
अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इतनी ही एनर्जी नहीं होगी, कुछ जो भी मॉलिक्यूल है उनका अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा। अब इसे हम बोर मॉडल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी ये न्यूक्लियस है और उसके अराउंड यहाँ पर एक सेल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगी, एक तो न्यूक्लियस की खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब गैस के मॉलिक्यूल हैं तो एक एक मॉलिक्यूल का अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, और इसकी वजह से जो एक एनर्जी जनरेट होगी वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है न्यूक्लियस की। और फिर इनमें जो इंटर एटॉमिक मतलब फील्ड जो जनरेट होगी फोर्स के फील्ड के द्वारा, उसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, और यहाँ पर इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी वो भी होगी एनर्जी। और देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे, तो क्वांटम लेवल पे हम जाएंगे जब, तो और भी बहुत सारे एनर्जी का ये सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो डायरेक्टली किसी भी सिस्टम का, देखिए ये पॉइंट नोट करिएगा आप लोग कि जो डायरेक्ट किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना ये इम्पॉसिबल है। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और ये कैसे आया, जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड हुई तो गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई उसकी वजह से। ओके, और सिस्टम पे कुछ वर्क भी हुआ। तो अब देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम उसे लिखते कैसे हैं, उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड की गई, और उसके बाद क्या हुआ कि वो हीट जो है किस किस चीज़ में कन्वर्ट हुई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। तो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डी यू यूज़ कर रहे हैं, और फिर कहाँ पे खर्च हुआ, वर्क डन में, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये वाला डेल क्यों लिया, बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए, और यहाँ पे हमने डी यू क्यों यूज़ किया। तो देखिए इस वाले डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ हम तब करते हैं जब जो फंक्शन कैसा होता है, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं होता है। एग्जैक्ट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क डन है ये कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ये किसी भी पोजीशन की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पर भी डिपेंड करता है। ओके, इसलिए इसके लिए इस नोटेशन को हम दर्शा रहे हैं इस वाले डेल से। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। यानी किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसलिए हम यहाँ पर इसे स्मॉल चेंजेस के लिए डी यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट गिवन टू द सिस्टम वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में सिस्टम की, और कुछ हीट चली जा रही है वर्क डन में। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए इसे हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ओके, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं इंटरनल एनर्जी के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन जो है बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या क्या है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ कि ये मैटर पे डिपेंड करती है। ओके, और
इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे स्टेट फंक्शन कहा गया है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं थोड़ा, एक मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है और ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी पाथ सिस्टम फॉलो करता है, तो इंटरनल एनर्जी, मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो इंटरनल एनर्जी जो है इस पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जो सिस्टम है इसके पॉइंट्स पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो ये हो गया स्टेट फंक्शन। और वर्क डन क्या होता है, किस पाथ से हम गए हैं वहाँ इस पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए वो पाथ फंक्शन होता है। अब देखिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, सपोज करिए कि आप इस पोजीशन ए से चले और फिर घूम के इसी पोजीशन ए पर चले आए, ठीक, इसी पॉइंट पर, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, साइक्लिक प्रोसेस हुआ। तो जहाँ से चले वहीं पहुँच आए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरनल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगेगा, मान लीजिए इधर से चले तो इसमें डायरेक्शन इधर को थी, फिर इधर आए तो इधर डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो गया। लेकिन जो वर्क डन होगा वो साइक्लिक प्रोसेस में 0 नहीं होता है, और जो हीट जो सिस्टम को दी गई है वो भी 0 नहीं होती है। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली बात किस पे करेंगे, गैसियस सिस्टम के बारे में, गैसेस के बारे में। तो थोड़ा सा हम आइडियल गैस को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब हम आइडियल गैस की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, आइडियल गैस, इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी होता है, या डेल्टा टी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, अब अगर बहुत स्मॉल चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू एन सी वी डी टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एन है नंबर ऑफ मोल है, और डी टी जो है चेंज इन टेम्परेचर हुआ, सी वी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब देखिए जो ये सी वी की जो वैल्यू है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई गैस जो है वो क्या है, मोनो एटॉमिक है, तो लिए जब हम सी वी कैलकुलेट करेंगे तो सी वी का एक फॉर्मूला होता है, सी वी इक्वल्स टू एफ बाई 2 इंटू आर, वेयर एफ क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अब एफ की जो वैल्यू है वही चेंज होती है। अब मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, ये फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ओके, अब अगर हम बात करें डाया एटॉमिक गैस के लिए, तो सॉरी ये 5 होता है, डाया एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, 5 होता है फॉर डाया एटॉमिक गैस। ओके, अब देखिए अगर हम पॉली एटॉमिक गैस की बात करें तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है, 6 हो जाता है फॉर पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ओके, अब डाया एटॉमिक का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया। मोनो एटॉमिक का मतलब आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। ओके, अब डाया एटॉमिक का मतलब N2O2 ऐसे मॉलिक्यूल, और मतलब पॉली एटॉमिक का मतलब O3 हो गया, SO3 हो गया, ये सब। और देखिए आर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 8.314 जूल 314 जूल पर मोल केल्विन। ओके, और इसको अगर आप लिखना चाहें कैलोरी में तो ये होता है 2 कैलोरी पर मोल
केल्विन। ओके, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे आइडियल गैस की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये एक पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक और बात है कि मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो आइडियल गैस के लिए और वहाँ पर इंटरनल एनर्जी अगर वेरिएबल फॉर्म में दे दे, सपोज करिए मान कि सी वी इक्वल्स टू आपको दे दे 40, मतलब इस मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो वेरिएबल दे दे, और मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक गैस ऐसे ना बताए और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट ना करना हो, तो वहाँ पे हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे इंटरनल एनर्जी को। तो देखिए अगर CV इस तरह वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा तो हम इंटरनल एनर्जी के लिए जो DU इक्वल्स टू N CV DT जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आइडियल गैस के लिए। डेल्टा U वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि जब वेरिएबल है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। और सपोज करिए कि ये तो कांस्टेंट होगा, कुछ भी वैल्यू होगा n की, और यहाँ पे अगर 40 रख देंगे, dt रख देंगे, फिर यहाँ से डेल्टा U करेंगे, तो इससे हम फिर इंटीग्रेट करके इंटरनल एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये एक फॉर्म है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का। और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, देखिए वो वर्क डन बाय द सिस्टम करके दिया था, और इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू DU प्लस डेल्टा W, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम वो किस में चेंज होती है, कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में और कुछ हीट चली जाती है वर्क डन में। ओके, और वह इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, ये एक स्टेट फंक्शन है, और वर्क डन कैसा है, एक पाथ फंक्शन है। और साइक्लिक प्रोसेसेस में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। और जो ये आपका इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर पर डिपेंड करती है। और फिर हमने बात किया था आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी के बारे में, जो कि क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस सबको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज भी पूछ देता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।